Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we are going to discuss about the equity shares with differential voting rights. As per section 43 of Companies Act 2013, there are two kinds of share capital. First is equity share capital and the other is preference share capital. अब इक्विटी शेयर कैपिटल भी टू टाइप्स की होती है, with voting rights and with differential voting rights. Means इक्विटी शेयर कैपिटल पे हमेशा वोटिंग राइट्स होते हैं. इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स मिलते हैं विद एवरी शेयर. तो ये हो गए विद वोटिंग राइट्स. बट विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में कभी कभी कंपनी वन शेयर पे, फॉर एग्जाम्पल वन शेयर पे 10 वोटिंग राइट्स दे देती है या फिर 10 शेयर्स पे वन वोटिंग राइट दे देती है. तो जैसा कंपनी चाहे उसके अकॉर्डिंगली उतने नंबर ऑफ शेयर्स पे वो वोटिंग राइट्स डिसाइड कर सकती है. तो इसको बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट. क्योंकि जो नॉर्मल शेयर्स होते हैं उन पे वन शेयर इज इक्वल टू वन वोट. बट जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स होते हैं उसमें कंपनी डिसाइड कर लेती है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे कितने वोटिंग राइट्स मिलेंगे. Preference share capital carries a preferential right. मीन्स जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं. लाइक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है. मीन्स जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है. ये राइट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स पे नहीं होता है. मीन्स जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है. इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स. There is a separate video on the difference between equity shareholders and preference shareholders. You can find the link of the same in the description box. Now, कुछ कंडीशंस होती हैं जो कंपनी को फुलफिल करनी होती हैं बिफोर इशूइंग द इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स. फर्स्ट इज आर्टिकल्स मस्ट ऑथराइज. मींस कंपनी के जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होते हैं वो ऑथराइज करने चाहिए कंपनी को टू इशू द इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स. नेक्स्ट इज अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स. मींस कंपनी को इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इशू करने से पहले शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना मैंडेटरी है. थर्ड इज वोटिंग राइट्स शेल नॉट एक्सीड 74%. मींस जितने भी कंपनी शेयर्स को इशू करेगी डिफरेंट वोटिंग राइट्स के अकॉर्डिंग, उसमें उन शेयर होल्डर्स को 74% वोटिंग राइट से ज्यादा कंपनी नहीं दे सकती है. मींस जैसे कंपनी के पास 100% ऑफ वोटिंग राइट्स होते हैं, मींस सारे शेयर होल्डर को मिला के 100% ऑफ वोटिंग राइट होता है, तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर 74% से ज्यादा वोटिंग राइट नहीं रख सकते हैं. मींस एटलीस्ट 26% शेयर्स नॉर्मल इक्विटी शेयर्स कंपनी में होने चाहिए. नेक्स्ट इज not defaulted in payment of declared dividend, mature deposits or its interest, the redemption of preference shares and dividend on preference shares, repayment of loans. कंपनी ने इनमें से किसी भी चीज में पेमेंट करने में डिफॉल्ट ना किया हो. However, कंपनी इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स को इशू कर सकती है अपॉन एक्सपायरी ऑफ 5 years from the end of the financial year in which such default was made good. Suppose 21-22 में अगर किसी कंपनी ने डिफॉल्ट करा है और 22-23 में उसका ये डिफॉल्ट फुलफिल हो गया है, मींस जो भी डिफॉल्ट किया था उसको उसने ठीक कर दिया है या उसका पेमेंट कर दिया है. तो जिस ईयर से कंपनी ने डिफॉल्ट ठीक कर दिया है या उसका पेमेंट कर दिया है उसके बाद एटलीस्ट 5 years के एक्सपायरी के बाद ही कंपनी इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स को इशू कर सकती है. So, a company may issue equity shares with differential voting rights upon expiry of 5 years
from the end of the financial year in which such default was made good. Next is not defaulted in filing financial statements and annual returns. कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न्स की फाइलिंग में डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए. And the last is not being penalized by court or tribunal during the last 3 years of any offense. किसी भी ऑफेंस की वजह से कंपनी पे कोई भी पेनल्टी कोर्ट के थ्रू या ट्रिब्यूनल के थ्रू नहीं लगनी चाहिए इन द लास्ट 3 years. Now the procedure for issue of equity shares with differential voting rights. तो क्या क्या स्टेप्स कंपनी फॉलो करती है? फर्स्ट इज आर्टिकल्स मस्ट ऑथराइज. कंपनी के जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उसमें अथॉरिटी होनी चाहिए कंपनी के पास कि वो इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स को इशू कर सकते हैं. अगर ऐसा नहीं होता है तो आर्टिकल्स को पहले कंपनी ऑल्टर करेगी, उसके बाद ही इशू करेगी. नेक्स्ट स्टेप इज बोर्ड रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग. मीन्स उसके बाद कंपनी को एक बोर्ड मीटिंग में एक बोर्ड रेजोल्यूशन रिगार्डिंग दिस इशू पास करना पड़ेगा. नेक्स्ट, इंश्योर कंडीशंस ऑफ इशू आर फुली सेटिस्फाइड. सारी कंडीशन इशू के रिगार्डिंग सेटिस्फाई होनी चाहिए. कौन सी कंडीशंस? वो सारी कंडीशन जो हमने इससे पहले वाली स्लाइड्स में अभी पढ़ी थी, जो लास्ट स्लाइड में हमने सारी कंडीशंस को पढ़ा है. नेक्स्ट इज intimate stock exchange the particulars of the board meeting within 30 minutes of the closure of the board meeting. जैसे ही बोर्ड मीटिंग खत्म होती है तो उसके विदिन 30 मिनट्स कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेशन देना पड़ेगा रिगार्डिंग दी बोर्ड मीटिंग, और जो भी पर्टिकुलर्स थे या जो भी मिनट्स थे उस कंपनी में जो जो हुआ वो सारा इंटीमेशन कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज को देना होगा विदिन 30 मिनट्स ऑफ क्लोजर ऑफ द बोर्ड मीटिंग. नेक्स्ट इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग. उसके बाद कंपनी में एक जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी, मींस शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई जाएगी और उसमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाएगा. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वो रेजोल्यूशन होता है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स, मींस जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं 51% शेयर होल्डर्स की एटलीस्ट वोट फेवर में होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. नेक्स्ट इज विदिन 30 days देयर आफ्टर फाइल विद रजिस्ट्रार अ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इन फॉर्म पास 3. जब शेयर्स का अलॉटमेंट हो जाएगा तो उसके बाद एक रिटर्न फाइल होगी रजिस्ट्रार के पास विदिन 30 days ऑफ द अलॉटमेंट. नेक्स्ट इज send a copy of the notice and the proceedings of the general meetings to the recognized stock exchange. जिस भी स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनी रजिस्टर है उस स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनी को जो भी जनरल मीटिंग हुई थी उसकी नोटिस की कॉपी और जो भी प्रोसीडिंग्स रही जनरल मीटिंग में वो सारी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को भेजनी पड़ेंगी. नेक्स्ट, मेंटेन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स अंडर सेक्शन 88. अंडर सेक्शन 88 रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को मेंटेन किया जाता है, तो कंपनी ने वो भी मेंटेन करना होता है. Thank you so much. I hope it is clear. Stay connected for further videos.